हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल पर। मैं विजय सिंह हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही थी और पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 1909 का अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909। और फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1919 की अपन बात करें तो ये कह रहा है कि इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, देखिए ये मॉन्टेग है यहाँ, मॉन्टेग्यू, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। ये कह रहा है कि 1919 का जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो देखिए इसके प्रावधानों की अपन बात करते हैं। तो पहला प्रावधान कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ये कह रहा है कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय यानी कि जो केंद्रीय सूची और राज्य, आज की जो केंद्रीय सूची और राज्य सूची होती है, वैसे ही केंद्रीय विषय यानी कि केंद्रीय सूची के विषय और प्रांतीय सूची के विषय, उनको पहचान करके उन्हें पृथक पृथक कर दिया। और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण यानी कि राज्य के ऊपर केंद्र का जो कंट्रोल, नियंत्रण जो था, उसको कम किया गया। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। ये कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो होंगी उनको अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मकी बना रहा। ये कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो होंगी उनको अपनी सूची पर यानी कि जो केंद्रीय सूची पर केंद्रीय विधान परिषद नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, और प्रांतीय सूचियों पर प्रांतीय विधान परिषद कानूनों का निर्माण करेगी। फिर दूसरा प्रावधान ये कह रहा है कि इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। ये कह रहा है कि जो प्रांतीय विषय जैसे राज्य सूची के जो विषय आज जो होते हैं, उसी प्रकार से प्रांत के जो विषय हैं उनको दो पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला कह रहा है कि हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। अब ये कह रहा है कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय कौन कौन से हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ये कह रहा है कि हस्तांतरित जो विषय होंगे उन पर किसका शासन होगा? तो ये कह रहा है कि उस पर शासन होगा गवर्नर का, और इस कार्य में वह ऐसे मंत्रियों की सहायता लेगा जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कि ऐसे मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है उन मंत्रियों की वह सहायता लेगा। कौन? गवर्नर। और उस गवर्नर जो है हस्तांतरित विषयों पर वही शासन करेगा। दूसरा कह रहा है कि दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ये कह रहा है कि जो आरक्षित विषय होंगे उन पर गवर्नर जो होगा वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करेगा और जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होंगे। ये कह रहा है कि आरक्षित जो विषय होंगे उस पर भी गवर्नर ही शासन करेगा, लेकिन जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करेगा। उस पर शासन करेगा किसकी सहायता से? कार्यपालिका परिषद की सहायता से। और जो विधान परिषद के प्रति कौन? कि जो कार्यपालिका परिषद जो होगी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, उसकी सहायता से गवर्नर जो है आरक्षित विषयों पर शासन करेगा। और शासन की, ये कह रहा है कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। ये कह रहा है कि ये जो व्यवस्था है कौन सी, कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। उन दोनों को इसने क्या किया? ये कह रहा है कि इन दोनों, ये जो सिस्टम बनाया गया गवर्नर के द्वारा शासन करने का, उसको कहा गया द्वैध शासन प्रणाली, डायआर्की भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इस व्यवस्था को इसने
द्वैध शासन प्रणाली कहा, लेकिन यह व्यवस्था जो है काफ़ी हद तक असफल है, यानी कि ये जो व्यवस्था थी द्वैध शासन प्रणाली की वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो चलिए नेक्स्ट प्रावधान की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रावधान के लिए कह रहा है कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। ये कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने देश के अंदर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, दो सदनीय यानी कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ये कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद जो होगी ना, पहले भारत में एक ही विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद। तो ये कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर जो है दो सदन बना दिए गए, एक तो राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों के जो अधिकतर सदस्य होंगे, दोनों सदनों के अंदर जो अधिकतर जो सदस्य होंगे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जनता द्वारा उनको चुना जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रावधान की ओर अब अपन बात करें तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। ये कह रहा है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसके अंदर 6 सदस्य जो होंगे उनमें से तो 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। ये कह रहा है कि सांप्रदायिकता के आधार पर यानी कि पार्लियामेंट सुधार के अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो आएगी उसी के आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय जो थे उनको भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को इसने विस्तारित कर दिया। फिर नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है इस कानून ने संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। ये कह रहा है कि इसने संपत्ति, टैक्स, एजुकेशन इत्यादि के आधार पर सीमित संख्या में यानी कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार इसने प्रदान किया। नेक्स्ट, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। ये कह रहा है कि इस कानून, कौन से कानून की भारत शासन अधिनियम की बात चल रही है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। ये कह रहा है कि भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय को लंदन में स्थापित करके भारत सचिव जो कार्य कर रहा था अब तक उसको, उसके जो कार्य थे उसको उच्चायुक्त को इसने स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने लोक सेवा आयोग का गठन किया और उसी के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर ये कह रहा है कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ये कह रहा है कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को, केंद्र का जो बजट होता है उसको राज्यों के बजट से अलग करके राज्य विधानसभा जो होगी उसको अपना बजट स्वयं बनाने के लिए इसने अधिकृत कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक तरह इसने एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी भी, स्टैट्यूटरी जो कमीशन होता है उसका इसने गठन किया और जिसका कार्य क्या होगा, 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए इसको अधिकृत किया गया, इस वैधानिक आयोग को। फिर देखिए नेक्स्ट की अपन बात करें तो साइमन कमीशन आ रहा है। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने, ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की।
आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी लोगों ने इसका बहिष्कार किया। ये कह रहा है कि देखिए 1919 का अधिनियम तो कंप्लीट हो गया। 1919 के अधिनियम के बाद जो है साइमन कमीशन की बात चल रही कि सन 1927 में जो है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी, और आयोग के जो सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए भारत में जितने भी जो दल थे उन्होंने जो है इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। फिर देखिए नेक्स्ट की अपन बात करें तो एक रहा है सांप्रदायिक अवार्ड की बात कर रहा है कि सन 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। अवार्ड में नए सिर्फ मतलब मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तारित किया गया, बल्कि उसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। ये कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन अवार्ड जो 1932 में आया, जिसे रेमजी मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसने जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय आदि के लिए निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, और न केवल इनके लिए ही बल्कि दलितों के लिए भी इसने निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। ग्रेक दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यतीत हुए, और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की जरोदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया। ये कह रहा है कि जब 1932 में रेमजे मैकडोनल्ड अवार्ड आया तो उसने क्या किया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, दलित आदि के लिए सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था की कर दी। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी को इससे बहुत गहरा आघात लगा, और उन्होंने जो है इसके बदले अनशन प्रारंभ कर दिया पूना की यरोदा जेल में। और फिर क्या हुआ कि अनशन प्रारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता और दलित नेता इन दोनों के बीच जो है एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया, जिसमें जो है हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया था और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। तो फ्रेंड्स ये था अपना भारत शासन अधिनियम 1919। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो अपन यही स्टॉप रखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मेरे आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।